अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हो आप लोग। उम्मीद है कि आप लोग बिल्कुल ठीक ठाक होगे। तो आज की इस वीडियो में चला हम लोग अपने चैप्टर नंबर तो मुझे याद नहीं है, इनहेरिटेंस वाले चैप्टर को जो है क्विकली रिवाइज करेंगे। ठीक है, तो चैप्टर थोड़ा लेंथी है, इंपॉर्टेंट भी है। ठीक है, फॉर MCQs पॉइंट ऑफ व्यू से, लेकिन ईजी है यार, क्योंकि इसमें हम लोग बिल्कुल डायरेक्ट वही चीज़ें देखेंगे जो MCQs पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होती हैं। तो इंशाल्लाह हम लोग बड़ी आसानी से इसको क्विकली जो है वो रिवाइज कर लेंगे। ठीक है, स्टूडेंट्स अगर बुक से अगर करना चाहते हैं तो वो कर सकते हैं, लेकिन बुक से जो है वो बात वही है, मैं हर एक वीडियो में कहता हूँ कि बुक में फिर स्टूडेंट्स को पता नहीं चलता कि यार कौन सी चीज़ इंपॉर्टेंट है, कहाँ से किस टाइप ऑफ MCQs के आने के चांसेस हैं। तो फिर इन दिस एंड डैट पे स्टूडेंट का काफ़ी कन्फ्यूज्ड होकर रह जाता है। यहाँ पर आप इजीली जो है वो 30 to 35 मिनट्स लगाकर इस चैप्टर को रिवाइज कर सकते हो। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास जो है वो चैप्टर के स्टार्ट में इंट्रोडक्शन में आपके लोगों के पास डेफिनेशंस हैं। ठीक है, ये आपको पता हो व्हाट इज़ वेरिएशन, व्हाट इज़ जेनेटिक्स, व्हाट इज़ हेरिडिटी। ठीक है, तो ये तीनों डेफिनेशन आपको पता होनी चाहिए। हेरिडिटी, इट इज़ अ टेंडेंसी ऑफ एन ऑर्गेनिज्म टू रिजेंबल देयर पेरेंट्स। ठीक है, हेरिडिटी उसको कहते हैं कि हमारे पास एक ऑफ स्प्रिंग कितना अपने पेरेंट्स के साथ मिलता है, उसको हम लोग हेरिडिटी कहते हैं। दूसरी चीज़ ये वेरिएशन क्या है। अब वेरिएशन नेम से इंडिकेट कर रहा है, वेरिएशन मीन डिफरेंस। ठीक है, कि हमारे पास जो ऑफ स्प्रिंग है वो अपने पेरेंट्स से कितना डिफरेंट है, कितना सेम है वो हेरिडिटी होगा, लेकिन कितना डिफरेंट है उसको वेरिएशन बोलेंगे। अब जेनेटिक्स डील्स विद द वेरिएशन एंड हेरिडिटी जीन्स। ठीक है, जेनेटिक्स में हम लोग वेरिएशन को भी पढ़ते हैं और हेरिडिटी दोनों हेरिडिटी जीन्स दोनों को पढ़ रहे होते हैं। ठीक है, ये थी आप लोगों के पास 3 डेफिनेशन इंपॉर्टेंट है। अब उसके बाद हमारे पास जो है वो मेंडल के लॉज आ जाते हैं। ठीक है, डिस्कवरी में ऐसा कुछ भी नहीं है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोग जो है वो इसमें भी देखें तो डिस्कवरी ही लिखी हुई है मोस्ट। ठीक है, डिस्कवरी एग्ज़ाम में नहीं आ रही होती। ठीक है, तो इसको हम लोग स्किप करेंगे। अब नेक्स्ट हमारे पास इसमें जो इंपॉर्टेंट है वो है मेंडल्स एक्सपेरिमेंट। अब मेंडल के एक्सपेरिमेंट में पहली बात तो ये कि उसने अपने एक्सपेरिमेंट में जो है वो पी प्लांट को यूज़ किया था। पी प्लांट को क्यों यूज़ किया था, उससे पहले आप लोगों को पता हो कि पी प्लांट का साइंटिफिक नेम क्या है। तो वो हमारे पास है पीसियम सैटिवम है। ठीक है, द साइंटिफिक नेम ऑफ पी प्लांट इज़ पीसियम सैटिवम। इंपॉर्टेंट है, आप लोग अपने पास लिख लो। अब क्वेश्चन आ रहा होता है कि साइंटिस्ट ने हमारे पास जो है वो पी प्लांट को क्यों यूज़ किया था। तो ये क्वेश्चन कर सकता है कि ऑल ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट जो है हमारे पास जो है वो करेक्ट है कि मेंडल ने जो है पी प्लांट को यूज़ किया था एक्सेप्ट। तो आप लोगों को ये पता हो पी प्लांट बेसिकली ये इजीली ग्रो कर सकते हैं हम उसको ओपन एरिया में। ठीक है, इसका जो लाइफ साइकिल होता है वो वेरी शॉर्ट होता है। आप लोग जहाँ पर ऐड कर लो 3 मंथ्स में। ठीक है, 3 मंथ्स इसका लाइफ साइकिल होता है पी प्लांट का। ये सेल्फ पोलिनेटिंग फ्लावर्स होते हैं, क्रॉस पोलिनेशन वाज आल्सो पॉसिबल, डिस्टेंट कॉन्ट्रास्टिंग हेरिडेबल ट्रेट्स। तो ये 4-5 रीजंस हैं। तो ये आप लोगों को पता होनी चाहिए कि उसने क्यों पी प्लांट को यूज़ किया था। MCQs में आने के चांसेस होते हैं। यहाँ से 2 तरह के MCQs बन सकते हैं। एक तो ये कि साइंटिफिक नेम ऑफ पी प्लांट, और दूसरी बात ये कि उसने पी प्लांट को क्यों यूज़ किया था। दैट इज़ इट। या तीसरी बात ये कि आप लोगों से यहाँ से पी प्लांट का लाइफ साइकिल ड्यूरेशन भी पूछ सकते हैं। तो आपको पता होगा कि वो 3 मंथ होता है। अब उसके बाद हमारे पास जो है इनहेरिटेंस ऑफ द सिंगल ट्रेट आ जाता है। अब व्हाट इज़ मोनोहाइब्रिड कास्ट। मोनोहाइब्रिड कास्ट में हमारे पास जो है वो 2 इंडिविजुअल्स को हम लोग लेते हैं जो सिर्फ और सिर्फ एक पर्टिकुलर ट्रेट की वजह से उनमें डिफरेंस होता है, तो उसको हम लोग मोनोहाइब्रिड कास्ट कहते हैं। ठीक है, सिर्फ उनमें एक ट्रेट का डिफरेंस होता है। ट्रेट क्या है, कोई भी करेक्टर हो सकता है, लाइक स्किन कलर, आइज कलर या दिस एंड दैट, कोई भी हो सकता है। अगर प्लांट्स के केस में देखें तो हम लोग कह सकते हैं कि फ्लावर कलर। ठीक है, इस तरह से। अब बाकी फर्स्ट पेरेंटल जनरेशन, इसमें कोई MCQ पॉइंट नहीं है। ठीक है, फर्स्ट फीलियर जनरेशन पता हो कि हमारे पास जनरेशन रिजल्टिंग फ्रॉम द क्रॉस बिटवीन द फर्स्ट पेरेंटल जनरेशन, तो उसको हम लोग फर्स्ट फीलियर जनरेशन कहते हैं। इसमें भी MCQ पॉइंट नहीं है यार। डोमिनेंट कैरेक्टर्स, रिसेसिव कैरेक्टर। डोमिनेंस हमारे पास जो फर्स्ट F1 में अपीयर होते हैं तो उसको हम लोग डोमिनेंस कैरेक्टर कहते हैं। जो F1 में हाइड होते हैं और F2 में अपीयर होते हैं तो उसमें उसको हम लोग रिसेसिव कैरेक्टर्स कहते हैं। ये 2 डेफिनेशन आपको पता होनी चाहिए। मेंडल्स प्रेडिक्शंस, इसमें ऐसा MCQ पॉइंट नहीं है, तो हम लोग इसको स्किप करेंगे। यहाँ पर फैक्टर्स यूनाइटेड रैंडमली टू प्रोड्यूस था, इसमें भी MCQ पॉइंट नहीं है। तो आप लोग देख सकते हो कि वेरी इजीली हम लोगों ने जो है वो इसको किस तरह से रिवाइज किया। अब मोस्टली चीज़ें यहाँ से इंपॉर्टेंट नहीं थी, वो MCQs में नहीं आती, तो आप लोगों ने वो चीज़ें नहीं करनी। ठीक है, अब यहाँ पर हमारे पास नेक्स्ट इसमें आ जाता है मेंडल प्रिंसिपल्स ऑफ द इनहेरिटेंस। कहते हैं कि डिड नॉट पब्लिश एनी लॉ ऑफ डोमिनेंस। इसमें इसको भी छोड़ें। सैम्पल यूज इन द रिप्रेजेंट, इसको भी छोड़ें। ठीक है, अब यहाँ से ये इंपॉर्टेंट है, आपसे को वाइल्ड फिनोटाइप की डेफिनेशन आपको पता हो एंड म्यूटेड फिनोटाइप की डेफिनेशन आपको पता हो। कहते हैं कि व्हेन आउट ऑफ 2 फिनोटाइप्स वन इज़ मोर कॉमन इन द पॉपुलेशन दैट इज़ अल्टरनेट फॉर्म, इट इज़ रेफर्ड टू एज अ वाइल्ड फिनोटाइप। ठीक है, आप लोगों को वाइल्ड फिनोटाइप की डेफिनेशन का
पता हो। व्हाट इज़ म्यूटेंट फिनोटाइप, कहते हैं कि रेयर फॉर्म इज़ कॉल्ड एज अ म्यूटेंट फिनोटाइप। सिंपल इज़ दैट, हमारे पास यार सिंपल इज़ दैट जो पॉपुलेशन में कॉमन होगी तो उसको हम लोग वाइल्ड फिनोटाइप बोलेंगे, और अगर वो रेयर होगी तो उसको हम लोग म्यूटेंट फिनोटाइप बोलेंगे। ये दो डेफिनेशन आप लोगों ने अपने जहन में रखनी है, MCQ में पूछी जा सकती हैं। ठीक हो गया। दूसरा हमारे पास नेक्स्ट है लॉ ऑफ डोमिनेंस। इसकी स्टेटमेंट आपको पता हो समटाइम्स आ जाती है। ठीक है, वहाँ पे आप लोगों को स्टेटमेंट जो है वो इसकी स्टेटमेंट इन द फॉर्म MCQ में स्टेटमेंट के तौर पर नहीं देगा। आप लोगों को बोलेगा कि लॉ ऑफ डोमिनेंस स्टेट्स दैट, तो आपने खुद जो है वो ऑप्शंस में आइडेंटिफाई करना था। ये फिर क्वेश्चन जो होता है थोड़ा डिफिकल्ट, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है, क्योंकि फिर स्टूडेंट उस वक्त कन्फ्यूज़ हो रहे होते हैं। तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि डिफरेंट कैरेक्टर्स आर कंट्रोल्ड बाय द यूनिट कॉल्ड फैक्टर्स। Factors occurs in the pairs of the pairs one factor dominates the other। तो ये हमारे पास लॉ ऑफ डोमिनेंस है। ठीक है, इसकी डेफिनेशन प्रॉपर आप लोगों को पता होनी चाहिए। उसके बाद लॉ ऑफ सेग्रीगेशन है, कहता है कि द एलील सेपरेट्स और सेग्रीगेट फ्रॉम ईच अदर ड्यूरिंग द gametogenesis so that each gamete receives only one allele, either dominant or recessive। तो उसको हम लोग लॉ ऑफ सेग्रीगेशन कहते हैं। मैंने आपसे पहले कहा कि लॉ ऑफ डोमिनेंस और लॉ ऑफ सेग्रीगेशन की स्टेटमेंट्स आप लोगों को लाजमी आनी चाहिए। ये MCQ पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। अब समटाइम्स वो आपसे क्वेश्चन कर सकते हैं कि लॉ ऑफ सेग्रीगेशन में हमारे पास फिनोटिपिक रेशो कितनी थी और जीनोटिपिक कितनी थी। तो ये आप लोगों को पता होगा कि फिनोटिपिक हमारे पास 3:1 थी। फिनोटिपिक हम लोग सिर्फ सिंपल डोमिनेंट और रिसेसिव को देख रहे होते हैं या ओवरऑल हम लोग देख रहे होते हैं, लेकिन जीनोटिपिक को हम लोग फर्दर डिटेल में करके देखते हैं। हमारे पास 1:2:1 थी इसकी। तो ये आप लोगों को एज इट इज़ याद हो। फर्दर डिटेल में मैं नहीं जाना चाहता, क्योंकि फिर अभी स्टूडेंट्स यहाँ पर क्विकली रिवाइज करने आते हैं तो वो फिर क्विकली रिवीजन नहीं हो जाएगी, वो डिटेल में हम लोग चले जाएंगे। तो उस चीज़ों को हम लोग नहीं छेड़ना चाहते। जस्ट आप लोगों ने यहाँ से लॉ ऑफ डोमिनेंस एंड लॉ ऑफ सेग्रीगेशन की स्टेटमेंट्स अपने ध्यान में रखनी है, और फिनोटिपिक रेशो एंड जीनोटिपिक रेशो आपको पता होना चाहिए। दैट इज इट। अब नेक्स्ट हमारे पास जो है वो इसमें आता है इनहेरिटेंस ऑफ द टू ट्रेड्स। ठीक है, जिसको उसने जो है वो पहले हमारे पास क्या था, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, इसको हम लोग लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट नहीं वो आ गया सॉरी। अच्छा, इनहेरिटेंस ऑफ द टू ट्रेड्स, इसमें उसने क्या किया था कि हाइब्रिड क्रॉस डिस्क्राइब द मेटिंग एक्सपेरिमेंट बिटवीन द टू ऑर्गेनिजम्स दैट आर पार्टिकुलरली डिफरेंट फ्रॉम टू ट्रेड्स। ठीक है, अब देखो सिंगल ट्रेड में हम लोगों ने क्या कहा था कि जीनोटिपिक रेशो हमारे पास कितनी थी, सॉरी फिनोटिपिक वो हमारे पास कितनी थी 3:1, और जीनोटिपिक रेशो हमारे पास 1:2:1 थी। अब इस केस में हमारे पास जब हम लोग टू ट्रेड्स को बोलेंगे तो आपसे क्वेश्चन कर सकते हैं कि इन द इनहेरिटेंस ऑफ टू ट्रेड्स हमारे पास F1 हमारे पास वो 9:3:3:1, ये आपने लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट में जो टेबल बनाया था चेकर बोर्ड, ये उससे उन्होंने निकाली है। मैंने आपसे पहले कहा कि बोर्ड डिटेल में हम लोग नहीं जाएंगे। क्रिकेन क्या पेयर द ट्रेड्स इन द पेरेंटल जनरेशन assorted independently from one another from one generation to next। सिंपल इज दैट कि लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट की ही बात कर रहे हैं बेसिकली, क्योंकि उसी में हम लोग दो ट्रेड्स लेते हैं। ठीक है, यहाँ से भी आप लोग जस्ट इसकी स्टेटमेंट याद कर लो, दिस इज़ मोर देन इनफ। अब नेक्स्ट हमारे पास आ जाते हैं जी इसमें फर्दर लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। सेम चीज़ मैंने आपसे पहले भी कहा था कि स्टेटमेंट्स इनकी इंपॉर्टेंट है इन लॉज की। ठीक है, इट स्टेट्स दैट टू पेयर्स ऑफ द कंट्रास्टिंग ट्रेड्स व्हेन फॉलोड इन अ क्रॉस द एलील्स ऑफ द वन पेयर असॉर्ट्स इंडिपेंडेंटली विद द एलील्स ऑफ द अदर पेयर एक्सपेरिमेंट। अच्छा, इसको छोड़े, यहाँ से जस्ट सिंपल डिपेंडेंट लॉ ऑफ सेग्रीगेशन में हम लोग वन ट्रेड को लेते थे। ठीक है, अब इंडिपेंडेंट में हम लोग दो ट्रेड्स को लेंगे। और दूसरी बात यहाँ से इंपॉर्टेंट ये है कि ये इंडिपेंडेंटली असॉर्ट करेंगे, तो आप लोग समझ जाना कि ये लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट की ही बात कर रहा है। सिंपल आप लोग डेफिनेशन को एज इट इज़ याद करोगे। ठीक है, अब इसमें फर्दर हमारे पास चीज़ें आती हैं वो देख लेते हैं। इसमें हमारे पास स्कोप ऑफ द इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, इसमें फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोगों को रिकॉम्बिनेशन की डेफिनेशन का बताओ। कहते हैं कि रिकॉम्बिनेशन अकर्स ड्यूरिंग द मियोसिस एंड इज अ प्रोसेस दैट ब्रेक एंड रिकम्बाइन द पीसेस ऑफ द डीएनए टू प्रोड्यूस अ न्यू कॉम्बिनेशन ऑफ जीन। सिंपल इज दैट वो क्या करता है कि हमारे पास ये ऐसा प्रोसेस जिसमें हमारे पास डीएनए के पीसेस को वो ब्रेक करता है, फिर उनको रिकम्बाइन करता है। नेम से इंडिकेट हो रहा है। ठीक है, आपको ये डेफिनेशन ईजिली याद हो सकती है। तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, उसको हम लोग कहते हैं रिकॉम्बिनेशन ऑफ जीन्स। अब यहाँ से जो इंपॉर्टेंट चीज़ है आपसे क्वेश्चन कर सकता है कि रिकॉम्बिनेशन अकर्स ड्यूरिंग माइटोसिस मियोसिस बोथ नन। तो हमारे पास रिकॉम्बिनेशन हमेशा हमारे पास मियोसिस के दौरान होती है। ये पॉइंट आप लोगों ने अपने जहन में रखना है। अब नेक्स्ट हमारे पास स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोबेबिलिटीज रिलेटेड टू जेनेटिक्स। इसमें कुछ भी नहीं है, सिंपल प्रोडक्ट रूल एंड सम रूल है। आप लोगों को डेफिनेशन इसकी पता हो। ठीक है, दैट इज इट। बाकी इसमें MCQ पॉइंट नहीं है। अब नेक्स्ट हमारे पास जो है वो यहाँ से कहता है कि द स्टैटिस्टिक नेचर ऑफ द इनहेरिटेंस, इसमें भी MCQ पॉइंट नहीं है। अमंग द लार्ज स्केल F2 इसमें भी नहीं है। ठीक है,
नेक्स्ट हमारे पास है वो स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोबेबिलिटीज। प्रोबेबिलिटी पी इज अ चांस दैट एन इवेंट विल अकर। सिंपल इज दैट प्रोबेबिलिटी यानी कि कितने % चांस है कि कौन सा इवेंट होगा, तो उसे हम लोग प्रोबेबिलिटी बोलेंगे। डेफिनेशन समटाइम्स आपसे एमसीक्यू में पूछ भी जा सकती है, ठीक है, ये आपको पता होनी चाहिए। अब नेक्स्ट हमारे पास जो है वो आते हैं इसमें एक्सेप्शंस टू द मेंडेलियन इनहेरिटेंस, ठीक है। इसमें हमारे पास जो है वो डोमिनेंस की बेसिकली 4 टाइप्स हैं जो कि एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसमें हम लोग जस्ट इनकी सिंपल डेफिनेशंस एंड एग्जांपल्स को देखेंगे जो कि एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू से भी काफ़ी इंपॉर्टेंट होती हैं। अब फर्स्ट हमारे पास जो इसकी टाइप है वो हमारे पास है कंप्लीट डोमिनेंस। अब कहते हैं कि व्हेन द वन एलील आर कंप्लीटली डोमिनेट्स द अदर, ठीक है, इन हेट्रोजाइगस स्टेट। हेट्रोजाइगस स्टेट ये की वर्ड है, आपको पता होना चाहिए कम्प्लीटली, ये तो आप नेम से इंडिकेट कर लो कि यार ये कंप्लीट डोमिनेंस की बात कर रहा है, लेकिन कौन से स्टेट में वो हेट्रोजाइगस स्टेट होगा, यहाँ से आप लोगों को कंफ्यूज कर सकते हैं, तो ये आप लोगों को पता होना चाहिए। हेट्रोजाइगस आर फिनोटाइप एज द होमोजाइगस आर हैव द, अच्छा, जो मेंडल ने 7 कलर्स लिए थे तो वो हमारे पास जो है वो कंप्लीट डोमिनेंस की जो है वो एग्जांपल आपसे क्वेश्चन कर सकता है, ठीक है। एक तो डेफिनेशन का, दूसरी एग्जांपल्स का, तो ये 2 पॉइंट्स आपके यहाँ से हो गए एमसीक्यू पॉइंट्स। अब दूसरा हमारे पास इनकम्प्लीट डोमिनेंस है। इनकम्प्लीट डोमिनेंस कहता है कि नीदर ऑफ द टू एलील्स एक्सप्रेसेस इंडिपेंडेंटली इन द हेट्रोजाइगस स्टेट ब्लेंड ऑफ द एक्सप्रेस ऑफ द बोथ एलील। सिंपल इज दैट वो ब्लेंड हो जाते हैं, लाइक कलर्स आपस में इंटरमिक्स होते हैं और वो एक कोई डिफरेंट कलर दे देते हैं। अब हम लोग आगे एग्जांपल में देखते हैं। आप लोगों के पास जो है वो 4 o'clock इसकी एग्जांपल है। अब 4 o'clock का दूसरा नेम भी है, वो आप बुक से देखोगे, यहाँ पर मेंशन नहीं है, ठीक है। तो आप लोगों का ये भी एक टास्क हो गया कि आप लोगों ने 4 o'clock का साइंटिफिक नेम बुक से देखना है और उसको याद करना है, ठीक है। अब 4 o'clock हमारे पास आपसे क्वेश्चन कर सकता है कि ऑल ऑफ द ये चूज़ या सिलेक्ट द एग्जाम्पल ऑफ इनकम्प्लीट डोमिनेंस या विच वन ऑफ द फॉलोइंग शोज इनकम्प्लीट डोमिनेंस। तो आपको पता होगा कि 4 o'clock प्लांट जो होता है ये इनकम्प्लीट डोमिनेंस शो करता है। ट्रू ब्रीडिंग रेड फ्लावर प्लांट, ट्रू ब्रीडिंग वाइट फ्लावर प्लांट इज द सेम एज फिनोटाइप रेशियो। सिंपल इज दैट रेड को वो क्या करता है, वाइट से वो है वो ब्रीड करवाता है और हमारे पास जो रिजल्ट आता है वो ना वाइट आता है ना रेड आता है, जो रिजल्ट आता है वो पिंकिश आ जाता है। तो दिस इज़ द एग्जांपल ऑफ इनकम्प्लीट डोमिनेंस। तो आपको ये पता होनी चाहिए कि व्हाट इज़ द डेफिनेशन ऑफ इनकम्प्लीट डोमिनेंस एंड व्हाट इज़ द एग्जांपल ऑफ इनकम्प्लीट डोमिनेंस और व्हाट इज़ द साइंटिफिक नेम ऑफ 4 o'clock प्लांट। ये 3 चीज़ें यहाँ से इंपॉर्टेंट है, दैट इज़ इट। तीसरा हमारे पास कोडोमिनेंस आ जाता है। अब कोडोमिनेंस हमारे पास जो है वो नॉट एन इंटरमीडिएट क्वांटिटेटिव एक्सप्रेशंस डिफरेंट एलील्स ऑफ द जीन्स दैट आर बोथ एक्सप्रेस्ड इन द हेट्रोजाइगस कंडीशन। सिंपल इज दैट, पहली बात हमेशा आप लोगों के पास मैंने पहले कहा कि इन चारों के डेफिनेशन इंपॉर्टेंट है। सेकंड थिंग इज दैट एग्जांपल कहता है कि ए बी बोथ एंटीजन्स ए एंड बी। अब देखो ए बी में हमारे पास एंटीजन ए भी है बी भी है, मीन्स ये को डोमिनेट कर रहे हैं आपस में। तो दिस इज द एग्जांपल ऑफ को डोमिनेंस। आपसे क्वेश्चन कर सकता है कि ए बी ब्लड ग्रुप इज एन एग्जांपल ऑफ विच टाइप ऑफ डोमिनेंस, कंप्लीट डोमिनेंस, इनकम्प्लीट डोमिनेंस, कोडोमिनेंस एंड आवर डोमिनेंस। ऑप्शन सी इज करेक्ट। आप लोग बोलोगे कि इट इज़ द एग्जांपल ऑफ कोडोमिनेंस, ठीक है। 4 o'clock इज द एग्जांपल ऑफ इनकम्प्लीट डोमिनेंस। 7 कैरेक्टर्स चूजन बाय द मेंडल आर द एग्जांपल्स ऑफ कंप्लीटली डोमिनेंस, ठीक है। अब हमारे पास नेक्स्ट आवर डोमिनेंस। अब कहते हैं कि फिनोटाइपिक एक्सप्रेशन ऑफ द हेट्रोजाइगस बिकम्स मोर इंटेंस देन द होमोजाइगस स्टेट ऑफ द डोमिनेंट एलील इज कॉल्ड एज आवर डोमिनेंस। डेफिनेशन एज यूजुअल इंपॉर्टेंट है। एग्जांपल कहते हैं कि इन फ्रूट्स फ्राइड यानी कि ड्रोसोफिला द हेट्रोजाइगस हैज़ मोर क्वांटिटी ऑफ द फ्लोरेसेंट पिगमेंट इन द आई दैट वाइल्ड और वाइट आई होमोजाइगस। सिंपली दैट ड्रोसोफिला की आई की एग्जांपल का पूछ सकते हैं कि आई कलर इन द फ्रूट फ्लाई या ड्रोसोफिला हमारे पास किसकी एग्जांपल है, तो हमारे पास आवर डोमिनेंस की एग्जांपल है। सिंपल इज दैट, आप लोग पूरी एग्जांपल याद ना रखो, जस्ट आपको बताओ कि हमारे पास आई कलर इन ड्रोसोफिला या फ्रूट फ्लाई किसकी एग्जांपल है, आवर डोमिनेंस की एग्जांपल है। ए बी ब्लड ग्रुप किसकी एग्जांपल है, को डोमिनेंस की एग्जांपल है। 4 o'clock किसकी एग्जांपल है, वो इनकम्प्लीट डोमिनेंस की एग्जांपल है। और 7 कैरेक्टर्स चूजन बाय द मेंडल हमारे पास किसकी एग्जांपल है, वो कंप्लीट डोमिनेंस की एग्जांपल है। दैट इज़ इट। अब नेक्स्ट हमारे पास एवियो ब्लड ग्रुप सिस्टम आता है जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग इसमें देखेंगे हमारे पास बेसिकली 4 तरह के ब्लड ग्रुप्स हैं, ठीक है, ए बी एंड ओ। समटाइम्स आपसे क्वेश्चन कर सकता है कि ब्लड ग्रुप सिस्टम डिस्कवर किसने किया था, वो हमारा तो डिस्कवर किसने किया था, तो वो लैंड स्टेनर ने डिस्कवर किया था एबियो ब्लड ग्रुप सिस्टम। ये भी समटाइम्स वो आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है।
अब एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम में हमारे पास जो है वो ब्लड ग्रुप्स 4 तरह के ब्लड ग्रुप्स होते हैं, ए बी एंड ओ ब्लड ग्रुप सिस्टम। अब यहाँ से फर्स्ट ऑफ ऑल फर्दर प्रोसीड करने से पहले आप लोगों को जो है वो पता होना चाहिए कि हमारे पास व्हाट इज़ यूनिवर्सल डोनर कौन सा है और यूनिवर्सल रेसिपिएंट कौन सा है। यूनिवर्सल डोनर हमारे पास जो है वो ब्लड ग्रुप ओ है और यूनिवर्सल रेसिपिएंट ब्लड ग्रुप ए बी है, ठीक है। ये 2 पॉइंट्स आप लोगों को यहाँ से पता होने चाहिए। अब यहाँ से जस्ट सिंपल उसने अब उनकी जीनोटाइप्स लिखी हैं कि हमारे पास ब्लड ग्रुप ए में जो है वो कौन कौन से जीनोटाइप्स होते हैं। ब्लड ग्रुप बी में क्या है ये आप लोग देख सकते हो, सिंपल चीज़ है। अब यहाँ से आप लोगों से इस तरह से एमसीक्यू नहीं करेगा कि आप लोग बताओ कि ब्लड ग्रुप बी में कौन कौन से जो है वो जीनोटाइप्स है। यहाँ से एमसीक्यू बनता है आपसे क्वेश्चन कर सकता है कि अगर एक हमारे पास मदर है जिसका ब्लड ग्रुप ए है और फादर का ब्लड ग्रुप ओ है, तो व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी कि उनके जो ऑफ स्प्रिंग्स होंगे या उनके जो आगे लाइक वो ऑफ स्प्रिंग्स ही होंगे तो उनका ब्लड ग्रुप क्या होगा। तो सिंपल इस तरह के क्वेश्चन आते हैं। अब यहाँ पर मैं उसको एक्सप्लेन नहीं कर रहा अगर क्योंकि सिंपल सी चीज़ें हैं। ये 9th 10th में भी थी आपकी, आई थिंक 10th में थी या 9th में थी, 9th में ये चीज़ आप लोग पढ़ कर आए हो ऑलरेडी, ठीक है। अगर फिर भी किसी स्टूडेंट को नहीं आती तो वो इनबॉक्स में जो है वो कमेंट कर सकता है, तो मैं इंशाल्लाह उस पर एक सेपरेट वीडियो बना लूँगा कि हाउ टू फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ द ब्लड ग्रुप्स कि हमारे पास अगर फादर का ब्लड ग्रुप ए है मदर का बी है तो उनके बच्चों का क्या होगा, ठीक है। अब यहाँ पर आप लोग देख सकते हो हमारे पास कि हमारे पास कौन सा ब्लड ग्रुप किसको डोनेट कर सकता है। एक तो आपको ये पता हो, यहाँ से उनके एंटीजन और एंटीबॉडीज़ का नहीं पूछ रहे होते, जस्ट आपसे ये पूछ सकते हैं समटाइम्स हमारे पास ब्लड ग्रुप ए किस को डोनेट कर सकता है। ब्लड ग्रुप ए जो है हमारे पास ये ओ को भी कर सकता है, सॉरी डोनर्स का पूछ रहे, यानी कि ब्लड ग्रुप ए जो है किस से ब्लड ले सकता है, ठीक है, या ब्लड ग्रुप ए जो है वो किस को ब्लड दे सकते हैं। तो यहाँ से आप लोगों ने जस्ट ये चीज़ें देखनी है, बाकी इसमें ऐसा और कोई भी इंपॉर्टेंट चीज़ नहीं है। एक और टास्क दे दूँगा आप लोगों को। एक तो मैंने आपको दिया था कि आप लोगों ने 4 o'clock का साइंटिफिक नेम देखना है। दूसरा टास्क ये देखना है कि व्हाट इज़ एंटीजन एंड व्हाट इज़ एंटीबॉडीज़। ये इन दोनों की डेफिनेशन आपको पता हो, एंटीजन्स क्या है और एंटीबॉडीज़ क्या है। समटाइम्स एमसीक्यू में इन दोनों के दरमियान डिफरेंस का पूछा जाता है। तो ये था आप लोगों के पास ब्लड ग्रुप सिस्टम, ठीक है। और जिसको वो प्रोबेबिलिटी फाइंड करना नहीं आती तो वो कमेंट सेक्शन के अंदर बता सकता है। अब नेक्स्ट हमारे पास इसमें आ जाते हैं जी आरएच सिस्टम। इसमें ऐसा कोई भी इंपॉर्टेंट चीज़ नहीं है लाइक के पॉजिटिव नेगेटिव दिस एंड दैट, इस चीज़ को बोलेंगे नहीं छेड़ रहे हो। तो यहाँ से मैक्सिमम 2 MCQs आएंगे, इससे ज़्यादा नहीं आएंगे, तो उस लिहाज से आरएच आप लोगों के पास इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। अब नेक्स्ट हमारे पास मैकेनिज्म ऑफ अर्थ्रोब्लास्टोसिस फिटोलिसिस है। ये मैंने आपको जिस वक्त आप लोगों का प्रैक्टिस टेस्ट था कोई, तो उसमें भी मैंने आपसे कहा था कि इस टॉपिक को आप लोगों ने बुक से कर लेना है लाइन बाय लाइन और इसको समझ लेना है, ठीक है। यहाँ से MCQs आने के चांसेस होते हैं। अगर आप लोगों ने वो वीडियो भी देखी हुई तो वहाँ पर भी मैंने थोड़ा बहुत इस पर एक्सप्लेन किया था और मैंने वहाँ पर भी आपसे कहा था कि ये टॉपिक आप लोग खुद करोगे, ठीक है, बुक से, ठीक है। ये सारा इंपॉर्टेंट है। यहाँ से समटाइम्स MCQs प्रॉब्लम्स वगैरह जो है वो यहाँ से डिस्कस होते हैं। अब जीन इंटरेक्शन में हमारे पास जो है वो तीन चीज़ आती हैं। एपिस्टेसिस, जब एक जीन दूसरे जीन के करैक्टर को हाइड करता है तो उसको हम लोग एपिस्टेसिस कहते हैं। इसकी डेफिनेशन आपको पता हो, इसकी एग्जांपल, ठीक है, ये आप लोग बुक से देखोगे। एग्जांपल बेसिकली इसकी बम्बे फिनोटाइप है, ठीक है। तो एपिस्टेसिस, अर्थ्रोब्लास्टोसिस, फिटोलिसिस, बल्कि अर्थ्रोब्लास्टोसिस फिटोलिसिस ये तो आपने पूरा टॉपिक देखना है। एपिस्टेसिस में जस्ट आप लोगों ने सिंपल एपिस्टेसिस की बुक से डेफिनेशन देखनी है, प्रॉपर जो डेफिनेशन है, ठीक है। जो डेफिनेशन मैं बता रहा हूँ ये तो आप लोगों को जस्ट एक्सप्लेन कर रहा हूँ, लेकिन आपके एग्जाम में आप लोगों की बुक वाली डेफिनेशन आएगी, वो प्रॉपर डेफिनेशन है, स्टैंडर्ड है, तो वो आप लोगों ने फॉलो करनी है क्योंकि एग्ज़ाम में वही आएगी। अब नेक्स्ट हमारे पास पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस में हमारे पास जो है वो ह्यूमन स्किन कलर एंड व्हीट ग्रेन कलर। आपसे क्वेश्चन कर सकता है कि ह्यूमन स्किन कलर में और व्हीट ग्रेन कलर में हमारे पास कौन सी इनहेरिटेंस होती है। तो हमारे पास वो पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस होती है। मैं आप लोगों को ये भी रिकमेंड करूँगा कि आप लोग जस्ट यही ना करो, फर्दर आप लोगों के पास जो है वो ह्यूमन स्किन कलर्स में बहुत सी चीज़ें हैं, ये आप लोग खुद बुक से करोगे, ठीक है। व्हीट ग्रेन कलर जो है एग्ज़ाम में इस चीज़ को इतना नहीं छिड़ा जाता, ठीक है, लेकिन ह्यूमन स्किन कलर ये आप लोगों के साथ रिलेटेड है, ठीक है, ह्यूमन्स के साथ रिलेटेड, तो ये आप लोगों को लाजमी पता होनी चाहिए, ये भी आप लोगों ने देख ही लेनी है, ठीक है। मैंने आपसे कहा यहाँ से आप लोगों ने एक तो अर्थ्रोब्लास्टोसिस फिटोलिसिस वाला पूरा टॉपिक देखना है, ह्यूमन स्किन कलर वाला पूरा टॉपिक देखना है,
प्लस आप लोगों ने एपिस्टेट्स की जस्ट डेफिनेशन देखनी है, दैट इज़ इट। ठीक है, अब नेक्स्ट हमारे पास जो है वो इसमें जीन लिंकेजेस एंड क्रॉसिंग ओवर आ जाता है। यहाँ से भी ऐसा इंपॉर्टेंट जो चीज़ें होंगी हम लोग जस्ट उन्हीं को देखेंगे और जल्दी जल्दी अपने चैप्टर को वाइंड अप करेंगे। ठीक हो गया। अब ऐसे हमारे पास फर्स्ट ऑफ ऑल जीन लिंकेज आ जाता है। ठीक है, कहते हैं कि जीन्स ऑफ द सेम क्रोमोसोम्स आर कॉल्ड एज अ लिंक्ड जीन्स। आपसे क्वेश्चन कर सकते हैं कि लिंक्ड जीन्स क्या होते हैं। ठीक है, और यहाँ पर जो है वो फर्दर उसने बोला है कि जीन्स स्टे टुगेदर कॉल्ड एज अ जीन लिंकेज। जस्ट इसमें MCQ पॉइंट नहीं है यार। हाँ, एल्बिनिज्म, यहाँ से एक और चीज़ है, आपको पता हो कि आप लोगों के पास जो है वो ल्यूकीमिया, एनीमिया, एल्बिनिज्म, ये क्रोमोसोम नंबर 11 पर लाई करती हैं। आपसे क्वेश्चन कर सकता है यहाँ से, जस्ट यही जीन लिंकेज में जस्ट यही चीज़ आप लोग ध्यान में रख लो तो दिस इज़ मोर देन इनफ। आपसे क्वेश्चन कर सकता है कि ल्यूकीमिया का, एनीमिया का और एल्बिनिज्म का हमारे पास जो है वो ये क्रोमोसोम नंबर 11 पर लाई करते हैं। दैट डू नॉट शो द रिकॉम्बिनेशन डिपेंडेंट, इसमें कुछ भी नहीं है, जस्ट सिंपल आप लोगों ने क्रोमोसोम नंबर 11 ध्यान में रखना है, दैट इज़ इट। नेक्स्ट हमारे पास क्रॉसिंग ओवर है। क्रॉसिंग ओवर हमारे पास कहते हैं कि प्रोड्यूस रिकॉम्बिनेशन ड्यूरिंग द प्रोफेज 1। सिंपल इज दैट, आप क्वेश्चन कर सकते हैं क्रॉसिंग ओवर अकर्स ड्यूरिंग। ठीक है, तो प्रोफेज 1 में हमारे पास क्रॉसिंग ओवर होती है, दैट इज़ इट। यहाँ से और कोई भी MCQ पॉइंट नहीं है। ठीक है, क्रॉसिंग ओवर अकर्स ड्यूरिंग प्रोफेज 1 अपने पास लिख लो। नेक्स्ट मेरे पास रिकॉम्बिनेंट फ्रीक्वेंसीज एंड जेनेटिक मैप्स है, इसमें MCQ पॉइंट्स नहीं है यार। ठीक है, ये जस्ट आप लोग परसेंटेज आप लोग जहन में रख लो। हो सकता है कि MCQ में पूछ ले कि सम ऑफ द रिकॉम्बिनेंट्स डिवाइड बाई ऑल रिकॉम्बिनेंट्स मल्टीप्लाई 100। वैसे ये भी कभी MCQ में आया नहीं है। ठीक है, लेकिन फिर भी आप लोग देख लो, पता नहीं चलता है MCQ का। ठीक है, दैट इज़ इट। और ये नीचे यहाँ पर आप लोगों के पास कुछ परसेंटेजेस लिखी हुई हैं, 9, 9.5, 17। ये टॉपिक आप बुक से ही पढ़ोगे ना, आपको वहाँ पर भी समझ नहीं आएगा। ठीक है, और ये टॉपिक इतना इंपॉर्टेंट है भी नहीं, जस्ट इसको आप लोग रटा कर लो। ये जो 3 न्यूमेरिकल वैल्यूज़ लिखी हुई हैं, 9%, 9.5, 17, ये भी जस्ट आप लोग अपने ध्यान में रख लो कि तो दिस इज़ मोर देन इनफ। अगर नहीं रखना चाहते तो ना रखो, क्योंकि इससे पहले भी इसमें से कभी भी MCQ किसी भी पास पेपर में नहीं देखा गया। ठीक है, इस चैप्टर से सिर्फ 2 MCQs आने हैं, तो 2 MCQs जो है वो इसके अलावा भी बहुत काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें, तो एग्जामिनर मोस्टली उन्हीं चीज़ों को ही टच करता है। अब नेक्स्ट हमारे पास जो है वो लास्ट बट नॉट द लीस्ट हमारे पास जो आता है नेक्स्ट, वो है सेक्स डिटर्मिनेशन। अब सेक्स डिटर्मिनेशन हमारे पास जो है वो ये डिफरेंट लाइक उन्होंने वो दिखे हैं XO, XX, XX, XY, XX, XY या WZ, ZZ। अच्छा, इसमें आप लोगों ने देखना क्या है। ठीक है, लाइक जिस वक्त जो है वो पहली बात तो ये कि हमारे पास XX जो है वो ये फीमेल को रिप्रेजेंट करता है, ये आपको पता हो, एंड XY हमारे पास जो है वो ये मेल को रिप्रेजेंट करता है। लेकिन XO लिखा हुआ आ जाए तो ये हमारे पास रिप्रेजेंट करता है नलो गमीटो। ठीक है, लाइक कोई ना कोई सिंड्रोम है उसमें। ठीक है, बाकी इसमें MCQs पॉइंट्स नहीं पूछे जाते। ठीक है, लेकिन यहाँ से एक चीज़ इंपॉर्टेंट है, आपको पता हो कि जब XO और XX का क्रॉस होता है तो हमारे पास जो गमीट्स बनते हैं वो उनको हम लोग नलो गैमेटिक कहते हैं। ठीक है, दैट इज़ इट। लेकिन यहाँ से आपसे क्वेश्चन कर सकते हैं कि आपके पास ह्यूमंस और ड्रोसोफिला में किस तरह की सेक्स डिटर्मिनेशन होती है, तो वो हमारे पास XY XX होती है, XY XX, दैट इज़ इट। ये जस्ट एग्जाम्पल आपसे क्वेश्चन कर सकते हैं कि बर्ड्स में, बटरफ्लाइज में और बहुत है, पता नहीं ये क्या चीज़ है, इसमें किस तरह की सेक्स डिटर्मिनेशन होती है, तो हमारे पास वो XS XX और XY। अब देखें, जस्ट उसने सीक्वेंस को चेंज किया है। अब ह्यूमंस और ड्रोसोफिला के केस में पहले हमारे पास XY था और XY किसको रिप्रेजेंट कर रहा था, XY मेल को रिप्रेजेंट कर रहा था, उसको क्रॉस करवाते हैं फीमेल के साथ जो कि XX है। लेकिन आप दूसरी तरफ देखें, जो आप लोगों के पास जो है वो XY या WZ है वो फीमेल को रिप्रेजेंट कर रहा है। लाइक सिंपल इज दैट, ये एक दूसरे के ओपोजिट है। अब ओपोजिट है, आपसे वो सिंपल जस्ट यही यहाँ से MCQ कर सकता है कि ह्यूमंस में और ड्रोसोफिला में किस तरह की सेक्स डिटर्मिनेशन होती है, और बर्ड्स में और बटरफ्लाइज में, और तीसरी पता नहीं यहाँ पर इसने कौन सी चीज़ लिखी हुई है, उसमें किस तरह की सेक्स डिटर्मिनेशन होती है। तो बस यहाँ से इसी तरह के MCQs आते हैं, बाकी बहुत ज़्यादा डिटेल में आप लोगों ने नहीं जाना। ठीक है, जस्ट आपको ये पता हो कि ह्यूमंस एंड ड्रोसोफिला में हमारे पास XY XX सेक्स लिंकेज होता है, और
बर्ड्स में, बटरफ्लाइज में, इनमें पहले एक्स एक्स लिखेंगे, ठीक है, एक्स एक्स एंड एक्स वाई। अब यहाँ पर देखो अपोजिट है, वहाँ पर हमने बात की थी ह्यूमंस और ड्रोसोफिला के केस में कि हमारे पास एक्स वाई रिप्रेजेंट मेल, लेकिन यहाँ पर देखो उसने लिखा है एक्स वाई रिप्रेजेंट्स फीमेल। तो ये दो डिफरेंसेस हैं और एग्जांपल जस्ट आप लोगों को याद होनी चाहिए, ठीक है। तो दिस इज़ मोर देन इनफ, बस यही है इसमें, बाकी इसमें नहीं है MCQ पॉइंट। अब नेक्स्ट हमारे पास जो है वो इसमें आ जाता है सेक्स लिंकेज, ठीक है। अब पहले हम लोग देख लेते हैं सेक्स लिंकेज इन ह्यूमंस, ठीक है, और सेक्स लिंकेज ड्रोसोफिला। हम लोगों ने पहले बात की थी कि इनमें सेम जो है वो सेक्स लिंकेजेस होते हैं, लेकिन आगे जाकर देखते हैं कि इनमें फर्दर वो क्या क्या चीज़ बता रहे हैं। अब ह्यूमंस के केस में आप लोग देख सकते हो फर्स्ट स्टेप में उसने जो है वो सिंपल पेरेंट्स से जो है वो F1 को जो है वो प्रोड्यूस करा था, फर्स्ट फिलियर जनरेशन। सेकंड स्टेप में उसने क्या किया था, F1 को ये F1 के साथ क्रॉस करवा लिया था, तो F2 आ गई। सिंपल, इसमें MCQ पॉइंट नहीं है, ठीक है। जस्ट आप लोगों को रेसिप्रोकल क्रॉस का पता हो, ठीक है, कि उसने P1 वाइट आई फीमेल को जो है वो क्रॉस करवाया था रेड आई मेल के साथ। जस्ट ये इंपॉर्टेंट है, इसमें आपसे क्वेश्चन कर सकता है कि रेसिप्रोकल क्रॉस में उसने क्या किया था। तो रेसिप्रोकल क्रॉस में उसने जो फर्स्ट पेरेंटल वाइट आई फीमेल थी उसको रेड आई मेल के साथ क्रॉस करवाया था, दैट इज़ इट। बाकी इसमें MCQ पॉइंट आप अगर आप बुक में भी देखो तो लाइक MCQs पॉइंट्स इसमें नहीं है, इसमें जस्ट आप लोगों ने यही ध्यान में रखना है रेसिप्रोकल क्रॉस का, ठीक है, दैट इज़ इट। अब ड्रोसोफिला के केसेस में हम लोग देखते हैं एक्स लिंक्ड का सॉरी ये हम लोगों ने जो देखा ना ये ड्रोसोफिला का पहले था, ठीक है। अभी हम लोग ह्यूमंस का देखेंगे। ड्रोसोफिला के केस में आप लोगों ने रेसिप्रोकल क्रॉस को ध्यान में रखना है। अभी ह्यूमंस के केस में हमारे पास जस्ट इसमें से इंपॉर्टेंट है, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं आप लोगों को पता हो। एक्स लिंक में हमारे पास अब आप लोगों से क्वेश्चन कह सकता है कि हमारे पास आप लोगों को डिजीज़ देगा, कलर ब्लाइंडनेस, आपसे पूछेगा कि हमारे पास एक्स लिंक्ड रिसेसिव है या वाई लिंक्ड रिसेसिव है या एक्स लिंक्ड डोमिनेंट है। तो ये चीज़ें आप लोगों ने यहाँ से आइडेंटिफाई करनी होती हैं। बाकी इसके अलावा यहाँ से किसी भी किस्म का MCQs नहीं होता। तो हमारे पास जो हीमोफीलिया है, कलर ब्लाइंडनेस है, डायबिटीज़ इंसाइटिस है, ये हमारे पास एक्स लिंक्ड रिसेसिव्स होती हैं, यानी कि इनको एक्स लिंक्ड ही कंट्रोल कर रहा होता है, वाई लिंक्ड के साथ इनका कोई भी जो है वो ताल्लुक नहीं होता। अब आपको क्वेश्चन मैंने यहाँ से इस तरह से दिया था, ठीक है। अब लाजमी नहीं है कि वो आपसे डायरेक्ट एक्स लिंक्ड रिसेसिव, एक्स लिंक्ड डोमिनेंस या वाई लिंक का पूछे। आप लोगों को वो यहाँ से क्वेश्चन इस तरह भी दे सकता है कि हमारे पास कलर ब्लाइंडनेस के लिए कौन जो है वो रिस्पॉन्सिबल होता है। मुझे ऑप्शन भी याद हैं कि 100% मैंने मेल का दिया था, 100% फीमेल, 50% मेल एंड 50% फीमेल, 75% फीमेल एंड 25% मेल। तो वो 100% फीमेल्स पर जो है वो होता है, ठीक है। मेल कंट्रोल नहीं कर रहा होता कलर ब्लाइंडनेस को, ठीक है। ये पॉइंट भी आप लोगों ने ध्यान में रखना है, मैं आप लोगों को फिर एक्सप्लेन करता हूँ, ठीक है। थोड़ा फोकस होकर सिर्फ इन्हीं पॉइंट्स के सुने जो कि हमें अभी जो है वो एक्सप्लेन कर रहा हूँ। बाकी कोई आपकी डाउट्स वगैरह है तो उसको फिलहाल साइड पे रखें, ठीक है। पहले इनको सुने, ये इंपॉर्टेंट है। अब हम लोग जो है वो एक्स लिंक इनकी बात कर रहे हैं, सेक्स लिंकेज इन ह्यूमंस की ना। अब सेक्स लिंकेज इन ह्यूमन में हमारे पास अब पहले एक्स लिंक्ड है और एक वाई लिंक्ड है। पहले आप वाई लिंक्ड को ही समझ लें। आपसे क्वेश्चन कर सकता है कि हमारे पास हेलेंड्रिक इनहेरिटेंस या SRY जीन्स, हमारे पास ये वाई लिंक्ड जीन्स होते हैं, ठीक है, ऑन ये वाई लिंक्ड पर प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। क्वेश्चन ये आता है। उसके बाद दूसरी चीज़, अब हमारे पास पीछे एक्स वाले वाई में हमारे पास सिर्फ एक है SRY जीन्स, वो वाई उस पर लोकेट कर रहा होता है, जस्ट एक ही आप लोग ध्यान में रख लो। अब पीछे सारी कहानी जो है वो आप लोगों के पास एक्स लिंक्ड रिसेसिव और एक्स लिंक्ड डोमिनेंस की है, ठीक है। रिसेसिव आप याद कर लो, ये 3 ही है, डोमिनेंस 4 है लेकिन इनके नेम्स मुश्किल हैं। तो आप लोग एक याद करोगे तो दूसरा ऑब्वियसली आप जो है वो वहाँ पर कुछ ना कुछ कर लोगे कि यार अगर ये नहीं है तो फिर ये हो सकते हैं। तो रिसेसिव हमारे पास हीमोफीलिया, कलर ब्लाइंडनेस एंड डायबिटीज़ इंस्पिडस है, ये 3 है, ठीक है। हीमोफीलिया, कलर ब्लाइंडनेस एंड डायबिटीज़ इंस्पाइडस, ये आप लोगों के पास एक्स लिंक्ड रिसेसिव्स हैं। और एक्स लिंक्ड डोमिनेंस कौन कौन से हैं, एल्पर सिंड्रोम्स, कफ एंड लोरी सिंड्रोम्स, एडियोपैथिक हाइपोथायराइडिज्म, हाँ, एंड विटामिन D रेजिस्टेंस रिकेट्स, ये आप लोगों के पास एक्स लिंक्ड डोमिनेंट है, ठीक है। तो ये चीज़ें आप लोगों ने ध्यान में रखनी है, MCQs में आते हैं। मैं आप लोगों को फिर बोलता हूँ कि ये चीज़ें MCQs में बार बार रिपीट हो रही होती हैं। अब उसके बाद हमारे पास सेक्स रिलेटेड ट्रेड्स है। अब सेक्स रिलेटेड ट्रेड्स में हमारे पास पहले हम लोगों ने वो लिंक ट्रेड्स पढ़ रहे थे, ठीक है। अब हम लोग रिलेटेड ट्रेड्स पढ़ते हैं। अब हमारे पास यहाँ पर उसकी 2 टाइप्स हैं, एक को हम लोग सेक्स लिमिटेड ट्रेड्स कहते हैं और एक को हम लोग सेक्स इन्फ्लुएंस्ड ट्रेड्स कहते हैं। हमारे पास जो सेक्स लिमिटेड ट्रेड्स हैं कहते हैं कि कन्फाइंड टू वन सेक्स ओनली,
यानी कि किसी एक में होगा, या तो मेल में होगा या फीमेल में होगा, ठीक है। और जो हमारे पास सेक्स इन्फ्लुएंस ट्रेट्स है, ये हमारे पास दोनों में होगा लेकिन फंक्शनल किसी एक में होगा, ठीक है। अब वो देखते हैं, आपसे एग्जांपल कर सकते हैं कि हमारे पास जीन्स ऑफ मिल्क इन डाइटरी कैटल या बियर्ड ग्रोथ इन ह्यूमंस, ठीक है। तो ये सेक्स लिमिटेड ट्रेट्स की एग्जांपल है। अब हमारे पास जो बाल्डनेस होती है, ठीक है, तो ये हमारे पास यानी कि दोनों में हो सकती है लेकिन मोस्टली किस में होती है, मेल्स में होती है, ठीक है। ऑटोसोमल डोमिनेंट इज इन मेन एंड रिसेसिव इन फीमेल, मींस मेल्स में कॉमन होती है, फीमेल्स में कम होती है। तो जस्ट ये 3 एग्जांपल्स हैं, 3-4 बुक में आई थिंक एक्स्ट्रा वो लिखी हुई तो आप लोगों ने देख लेनी है। आई थिंक यही एग्जांपल्स हैं। तो आप लोगों को पता हो कि हमारे पास कौन से ट्रेट्स सेक्स लिमिटेड ट्रेट्स हैं और कौन से सेक्स इन्फ्लुएंस्ड ट्रेट्स हैं। तो यहाँ से MCQ आता है, ठीक है। ये था आप लोगों के पास इनहेरिटेंस वाला चैप्टर। दोबारा से मैं आप लोगों को कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें बताता हूँ, ठीक है, जो कि मैंने यहाँ पर बताई थी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यार मैंने आप लोगों को यहाँ से इंट्रोडक्शन में ये 3 डेफिनेशन का बताया था। अब दूसरी बात आप लोगों के पास जो है वो ये जो लास्ट थे, मैंने आपसे कहा था कि आप लोग यहाँ से जस्ट सिंपल इस पी का याद रखो कि पी को उसने क्यों यूज़ किया था और पी का साइंटिफिक नेम क्या था, दैट इज़ इट। अब यहाँ से इंडिपेंडेंट इसमें आप लोगों को जस्ट आप लोगों ने जो है वो डोमिनेंट और रिसेसिव ट्रेट्स का पता हो कि वो क्या होते हैं, दैट इज़ इट। नेक्स्ट पेज पे मैंने आपको क्या क्या चीज़ें बताई थी वो देखते हैं। इसमें मैंने आपको जस्ट बताया था कि आपको पता हो कि वाइल्ड फिनोटाइप क्या होता है और म्यूटेड फिनोटाइप क्या होते हैं, ठीक है। लॉ ऑफ डोमिनेंस, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, इनकी स्टेटमेंट्स आपको पता हो, दैट इज़ इट। फर्दर हमारे पास है वो लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, इसकी भी स्टेटमेंट आपको पता होनी चाहिए। बाकी इसमें ऐसा और कुछ भी नहीं है, ठीक है। यहाँ से रिकॉम्बिनेशन की एग्जांपल डेफिनेशन पता हो, रिकॉम्बिनेशन अकर्स ड्यूरिंग मियोसिस, फिर बता रहा हूँ रिकॉम्बिनेशन अकर्स ड्यूरिंग मियोसिस, दैट इज़ इट। बाकी प्रोडक्ट रूल इसमें कुछ भी नहीं है। अब यहाँ से आ जाते हैं, तो यहाँ से हमारे पास जो है वो इसमें इंपॉर्टेंट है ये 4 डेफिनेशंस, कंप्लीट डोमिनेंस, इनकम्प्लीट डोमिनेंस, पावर डोमिनेंस, को डोमिनेंस, इनकी डेफिनेशंस और इनके एग्जांपल्स, दैट इज़ इट। और 4 o'clock का मैंने आपको कहा था कि आप लोगों ने बुक से जो है वो इसका साइंटिफिक नेम देखना है, दैट इज़ इट। ब्लड ग्रुप में सिस्टम, ब्लड ग्रुप प्रपोज किसने किया था, फर्स्टली डिस्कवर किसने किया था, दैट इज़ इट, ये बताओ। यूनिवर्सल डोनर कौन सा है, यूनिवर्सल रेसिपेंट कौन सा है, डोनर हमारे पास O है और रेसिपेंट AB है। मदर और फीमेल का ब्लड ग्रुप और उनके चिल्ड्रंस में क्या ब्लड ग्रुप होगा ये आपको पता होना चाहिए। बाकी यहाँ से मैंने आपको कहा कि आप लोगों ने एंटीजेंस और एंटीबॉडीज़ का जो है वो सर्च करना है कि इनकी डेफिनेशंस क्या हैं। अर्थ्रोब्लास्टोसिस फिटोसिस का मैंने आपको बताया, ये पता हो। एपिस्टेसिस की डेफिनेशन और ह्यूमन स्किन कलर्स डिटेल में आप लोगों ने बुक से देखना है। जीन लिंकेज में मैंने आपको जस्ट ये एक चीज़ बताया था कि हमारे पास ये जो ल्यूकीमिया है, एनीमिया हो, एल्बिनिज्म, ये क्रोमोसोम नंबर 11 पे लाई करते हैं। क्रॉसिंग ओवर हमारे पास जो है वो प्रोफेज 1 में होता है, ठीक है। ये रिकम्बिनेंट फ्रीक्वेंसीज में कुछ भी नहीं है। इधर आ जाए तो हमारे पास सेक्स डिटर्मिनेशन में जस्ट आपको पता हो कि हमारे पास ह्यूमंस और ड्रोसोफिला में हमारे पास XY सेक्स लिंकेज होता है और बर्ड्स में बटरफ्लाइज और तीसरा पता नहीं क्या है, इसमें हमारे पास XY होता है। और हमारे पास ह्यूमंस में और ड्रोसोफिला में XY रिप्रेजेंट्स द मेल, लेकिन इन केस ऑफ बर्ड्स एंड बटरफ्लाई XY रिप्रेजेंट्स फीमेल, ओपोजिट है। बाकी यहाँ से मैंने आपको सेक्स लिंकेज एंड ड्रोसोफिला में से जस्ट आपको ये रेसिप्रोकल क्रॉस का बताया था कि उसने P1 वाइट आई फीमेल जो क्रॉस करवाया था रेड आई मेल के साथ। उसके बाद सेक्स लिंकेज इन ह्यूमंस में पहले आपको मैंने बता दिया था कि आप लोग वाई लिंक का ध्यान में रखो कि SRY जीन्स इज लोकेटेड ऑन वाई लिंक्ड। और हमारे पास यहाँ से रिसेसिव में हमारे पास हीमोफिलिया, कलर ब्लाइंडनेस और डायबिटीज इंस्पायटिस आ जाता है। और डोमिनेंट में हमारे पास जो है वो अल्पर सिंड्रोम्स, कफन लोरी सिंड्रोम, एडियोपैथिक हाइपोथायराइडिज्म एंड विटामिन D रेजिस्टेंस रिकेट्स, ये आपको पता हो। सेक्स रिलेटेड ट्रेड्स में 2 टाइप्स हैं सेक्स, ये इनकी एग्जांपल्स का पता हो। आपसे क्वेश्चन कर सकता है कि बाल्डनेस इज सेक्स लिमिटेड ट्रेड्स, सेक्स इन्फ्लुएंट ट्रेड्स, बोथ नन। तो आपको पता हो कि बाल्डनेस हमारे पास, बाल्डनेस में गंजापन नहीं होता उसको कहते हैं, तो बाल्डनेस द सेक्स इन्फ्लुएंस्ड ट्रेड्स। तो ये था आप लोगों के पास इनहेरिटेंस वाला चैप्टर। उम्मीद है कि आप लोगों ने काफ़ी कुछ सीखा होगा। जो टास्क मैंने आपको दी हैं आप लोग कोशिश करें कि ये लाजमी देखें, हो सकता है कि MCQs वहाँ से भी आ जाएँ। और जो टास्क मैंने जो चीज़ें यहाँ पर एक्सप्लेन की हैं तो MCQs यहाँ से भी आ सकते हैं और मोस्टली आते हैं, ठीक है। आप लोग कोशिश करें कि इन्हीं चीज़ों को देखें, तो इंशाल्लाह यहाँ से अगर 2 MCQs आए तो आप लोग वेरी इजीली इनको टैकल कर लोगे। उम्मीद है कि आप लोगों ने काफ़ी कुछ सीखा होगा। कोई क्वेश्चन वगैरह, कोई क्वेरीज वगैरह, कोई सजेशंस वगैरह होती हैं तो आप लोग कमेंट सेक्शन